आज हम पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति के बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले कि हम प्रक्षेप्य गति के बारे में पढ़ें, हमें ये जानना चाहिए कि प्रक्षेप्य किसे कहते हैं, यानी कि प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं। अगर हमारे पास कोई वस्तु है और उसे हम फोर्स लगाकर उछाल दे रहे हैं, तो जिस वस्तु पर फोर्स लगाया गया वो कहलाती है प्रोजेक्टाइल, यानी कि प्रक्षेप्य। माना किसी वस्तु, ये कार्तीय तल पर मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है। माना एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए मैं किसी प्रक्षेप्य को प्रक्षेपित कर दूं, यानी कि प्रक्षेप्य यानी किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे फेंक दूं, इस डायरेक्शन में वेग प्रदान कर दूं, तो उस वस्तु की गति इस शेप में होती है। ये एक उल्टे यू के आकार के तरह का आकार है। इस पथ पर वो गति करता है, ये उसका रास्ता होता है। वस्तु पर वेग इस दिशा में लगा है, तो हम एक्स अक्ष के अनुदिश एक घटक इसका प्राप्त कर सकते हैं v cos थीटा, और इसके लंबवत एक घटक प्राप्त कर सकते हैं v sin थीटा। इस घटक के कारण ये एक्स अक्ष के अनुदिश गति करता है और इस घटक के कारण ये y अक्ष के अनुदिश गति करता है, यानी कि ये साथ साथ दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस दिशा में भी और इस दिशा में भी, और इसलिए सीधे ऊपर नहीं जाता या सीधे आगे नहीं जाता, दोनों दिशाओं में गति करते हुए ये ऊपर भी जाता है और आगे भी बढ़ता है। इस प्रकार की जो गति होती है उसे हम कहते हैं प्रक्षेप्य गति। हमें इसका समीकरण अगर जानना है, डिराइव करना है, तो हम देख रहे हैं कि इस गति में मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए। मैंने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पर वेग की दिशा ये है। हमेशा वेग की दिशा स्पर्श रेखीय होगी। किसी भी कर्व पर वेग और विस्थापन की दिशा हमेशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा ये खींची गई, इस बिंदु पर ये खींची गई और इस बिंदु पर ये खींची गई, और हर बिंदु पर मैंने वेग के घटक प्राप्त कर लिए, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर घटक यहाँ पर 0 हो गया, क्योंकि इससे अधिक हाइट पर अब ये नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि अब ऊपर जाने के लिए इसके पास वेग नहीं बचा, यानी ऊर्ध्वाधर वेग जो है वो 0 हो गया, यानी यहाँ पर वी वाई की वैल्यू जो है वो 0 हो गई। लेकिन क्षैतिज घटक अब भी इस पर काम कर रहा है। फिर ये नीचे आना शुरू हो जाता है और फिर इसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक मैंने हर पॉइंट पर प्राप्त कर रखे हैं। अब हम देख सकते हैं, इसमें हमने वस्तु पर एक बार बल लगाया तो उसको ये वेग प्रदान प्राप्त हुआ, जिससे हमने उसका क्षैतिज घटक निकाला v cos थीटा और v sin थीटा। और एक बार हमारे हाथ से छूटने के बाद वस्तु पर अब हम बल नहीं लगा रहे हैं, उस पर जो एकमात्र बल कार्य कर रहा है वो है गुरुत्वीय बल, जो पृथ्वी उस वस्तु पर लगाएगी, जो कि m×g के बराबर होगा, जहां m उस वस्तु का द्रव्यमान और g गुरुत्वीय त्वरण है। ये बल उस पर कार्य करेगा और ऊपर जाते समय इस बल के कारण वस्तु के वेग में कमी आती चली जाएगी और नीचे आते वक्त उसका वेग बढ़ता चला जाएगा। अब हमने इस वेग के 2 घटक प्राप्त कर रखे हैं। जब हमने वस्तु को वेग v प्रदान किया तो उस वक्त हमने जो घटक v cos थीटा प्रदान किया, अब इस दिशा में तो हम बल नहीं लगा रहे, एक ही बल लग रहा है जो कि गुरुत्वीय बल है, और वो केवल ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर लगता है या नीचे की ओर लगता है, तो इस दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है। तो एक बार इसे जो वेग v cos थीटा इस दिशा में प्राप्त हो गया, पूरी गति के दौरान उस क्षैतिज घटक की वैल्यू v cos थीटा कांस्टेंट बनी रहेगी। v cos थीटा v cos थीटा v cos थीटा, इसका मान पूरी प्रक्षेप्य गति के दौरान नहीं बदलेगा, परिवर्तित रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर जाते समय या नीचे की ओर आते समय इस पर हमारे हाथ से छूटने के बाद भी, जब हमने फोर्स लगा के इसे उछाल दिया उसके बाद भी गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा है, तो v sin थीटा जो ऊर्ध्वाधर घटक है इस वेग का, ये हर बिंदु पर बदलता चला जाएगा। ऊपर जाते वक्त इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और सबसे
उच्चतम बिंदु पर, मैक्सिमम हाइट पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं है तो ये फिर और हाइट पर जाएगा। जब तक इसके पास वेग है तब तक ये जाता रहेगा ऊपर, और अगर ये उच्चतम बिंदु पर हम पहुंच गए हैं तो अब इसके पास ऊर्ध्वाधर वेग नहीं है। अब ये नीचे आना शुरू करेगा गुरुत्वीय बल के प्रभाव में, तो नीचे आते वक्त इसका ये क्षैतिज वेग तो कांस्टेंट है ही, पर ऊर्ध्वाधर घटक की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और जमीन पर आकर मैक्सिमम हो जाएगी इसके ऊर्ध्वाधर घटक की वैल्यू, जो ऊपर जाने पर 0 हो गई थी, फिर वापस आने पर नीचे ये उतना ही वेग प्राप्त कर लेगा जितना यहाँ से शुरू में इसने v sin थीटा प्राप्त किया था, उतना ही प्राप्त कर लेगा। अब इन दोनों घटकों के कारण इसने क्षैतिज दिशा में भी दूरी तय की है। इस अधिकतम दूरी को जो क्षैतिज दिशा में इसने तय की है हम कहते हैं परास, यानी कि रेंज। और इस अधिकतम ऊर्ध्वाधर दिशा में जो दूरी तय की है इसने ऊंचाई की ओर, ये कहलाती है मैक्सिमम हाइट, यानी महत्तम ऊंचाई जहां तक ये जा सकता है। अब माना t समय में इसने x दिशा में यानी इस दिशा में जो दूरी तय की, तो वो इस वेग के सहारे की है। तो हमें पता है चाल बराबर या वेग बराबर जो होता है वो विस्थापन बटा समय होता है, तो उसी हिसाब से अगर हम विस्थापन की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी वेग गुणा समय। और इससे अगर हम इस दिशा में माना t समय में x विस्थापन हुआ इसका x, तो ये किस वेग के कारण हुआ, v cos थीटा के कारण हुआ, vx इस घटक के कारण t समय में v cos थीटा इंटू t। और इससे अगर मैं t की वैल्यू को निकाल लूं तो ये आ जाएगी x अपॉन v cos थीटा। x दिशा में चली गई दूरी t समय में v cos थीटा के कारण हो गई वेग गुणा समय, v cos थीटा इंटू t, x बराबर। और ऊर्ध्वाधर दूरी की बात करूं, अगर t समय में इसने इस दिशा में y दूरी तय की है तो वो किस घटक के सहारे की, v sin थीटा के सहारे। अब इसमें बल लग रहा है और इसकी वैल्यू लगातार बदल रही है, तो हम सीधे सीधे x बराबर वेग गुणा समय से इसको नहीं निकाल सकते, हमें गति के नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। गति की समीकरण का द्वितीय समीकरण का प्रयोग अगर हम कर लें, जो कि होता है y बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसके अनुसार अगर हम चले, माना वस्तु ऊपर जा रही है t समय में, तो ये ऊर्ध्वाधर वेग से जाएगी v sin थीटा इंटू t, दैट इज ut, u की वैल्यू हो गई v sin थीटा, और हाफ at स्क्वायर, हाफ a की जगह आ गया, g गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा है, और t स्क्वायर। अब ये प्लस की जगह माइनस इसलिए आ गया क्योंकि ऊपर जाने पर वेग कम हो रहा है, तो ये माइनस आ जाएगा, यानी जो एक्सेलरेशन इसमें काम कर रहा है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। अब अगर मैं t की वैल्यू को यहां से रख दूं x अपॉन वी कॉस थीटा, तो ये x अपॉन वी कॉस थीटा आ गया, ये x अपॉन वी कॉस थीटा होल स्क्वायर आ गया। और अगर मैं इसको सरल कर लूं तो ये v और ये v कैंसिल हो गए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के अंदर है तो वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हो गया हाफ वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर एंड विथ वन मोर टर्म टेन थीटा इंटू एक्स। यानी ये समीकरण हमें प्राप्त हो रहा है और हम देख सकते हैं ये एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक यू शेप का ग्राफ होता है, जिसे हम पैराबोलिक ग्राफ कहते हैं। परवलय के आकार का होता है, परवलय आकार इस तरीके का, और इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ इस प्रकार का होता है, प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो इस प्रकार का होता है। ये उसका समीकरण है, द्विघात समीकरण।